आवाज आ रहा है? क्या बता रहे थे? आ श्वसन तंत्र। ठीक। निकालिए, देखते हैं क्या है श्वसन तंत्र में। तो कल तो थोड़ा सा आपको बताए थे, है ना? तो आपने तो ये समझ में आ गया कि सांस, कल जानकारी दिया गया था कि हम लोग एयर लेते हैं और एयर छोड़ते हैं। और शरीर ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी जानकारी हो गया। अब मसला यहां पर ये है, ठीक है, एक एक चीज को समझेंगे कि कोशिकीय श्वसन दो प्रकार का होता है। कोशिकीय श्वसन कितने प्रकार का? आप देखते होंगे कि कोशिकीय श्वसन दो प्रकार का होता है। एक ऑक्सी, समझ में आता है कि नहीं आता है? लड़का बोलबे नहीं करता है। आता है कि नहीं आ रहा है? नहीं आए तो बोलना है, ठीक है? दोबारा समझा देंगे। बात समझ में आ रहा है? नहीं जब आएगा तो दोबारा समझाएंगे। ऐसा थोड़े कि एक के बार में आप मान लीजिए सब का ब्रेन एक जैसा थोड़ी होता है। एक बार में हमको तो 5 बार में भी नहीं आता था, ठीक है? 6-7 बार पूछते थे तब हमको आता था। बात समझ रहे हैं? लेकिन उसको अपने अंदर क्या करते थे? लाने का प्रयास करते थे। बात समझ रहे हैं? और आप लोग को तो एक के 2 बार में समझ में आ रहा है। तो ब्रेन पावरफुल ब्रेन है। बात समझ में आ रहा है? तो जनरली याद रखना है कि कोशिकीय श्वसन दो तरह का होता है। एक ऑक्सी श्वसन और दूसरा अनॉक्सी श्वसन। अभी दोनों में अंतर क्या है? एक में ऑक्सीजन होगा और एक में ऑक्सीजन, है ना? एक में ऑक्सीजन होगा और एक में ऑक्सीजन। तो जिसमें ऑक्सीजन हो ऑक्सी श्वसन, और जिसमें ना हो अनॉक्सी, एरोबिक रेस्पिरेशन एन एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है? ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन। अब आप कहिएगा ये होता क्या है? तो देखिए, ऑक्सी श्वसन में दो क्रिया होता है। एक होता है क्रेब्स चक्र, क्रेब्स चक्र, और एक होता है ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस। देखिए यहां बात को समझिएगा। एक है क्रेब्स चक्र और दूसरा है ग्लाइकोलाइसिस। क्रेब्स चक्र की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। कहां? माइटो, और ग्लाइकोलाइसिस कोशिका द्रव्य में, साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। तो आप एक चीज बताइए, क्रेब्स चक्र कहां होता है? ग्लाइकोलाइसिस कोशिका, लेकिन ये नहीं समझे आप। लेकिन इतना आप ध्यान रखिएगा कि पहले ये समझिए आप, ठीक है, ऑक्सी श्वसन का कितने भाग हैं? चलिए इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है? और हम ऐसे नहीं समझाएंगे आपको, आपको समझाएंगे ऐसे। क्योंकि आपने कहा कि हमें समझ नहीं आ रहा है, तो समझ कैसे आएगा आपको? समझ, पानी ठंडा है, लाइए पी लेते हैं थोड़ा। देखिए यहां हम अभी क्या बता रहे थे? कोशिकीय श्वसन, कोशिकीय श्वसन में दो तरह का, ऑक्सी और अनॉक्सी।
ये सेल है, कोशिका। ठीक है, बॉडी किसका बना हुआ है? सेल का। ठीक है, बॉडी किसका बना है? सेल का। सिंपल आप बात समझिए। इधर देखिए, एकदम नहीं समझ अब की बार आएगा आज, तो आज से निकल जाएंगे हम हरिद्वार। ये आदमी है, मान के चलिए इसको आदमी है, मानिए इसको। ये आदमी, ये आदमी है, ये आदमी का शरीर किसका बना है? आ? बहुत अच्छी बात है। तो आप हमको ये बताइए कि आदमी को ऊर्जा मिलता है कि नहीं होता है? तो ऊर्जा के लिए इस आदमी को क्या चाहिए? सही बात है। ये आदमी को ताकत चाहिए, तो क्या चाहिए इसको? आ? अब आप जानते हैं कि शरीर में ऊर्जा बनने के लिए 3 चीज का होना जरूरी है। एक है भैया ग्लूकोज, C12H22, नहीं C6H12O6, ग्लूकोज। दूसरा ऑक्सीजन, और तीसरा हीमोग्लोबिन। अगर ये तीनों में एक भी गड़बड़ाएगा तो क्या नहीं बनेगा? ऊर्जा। यानी हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन को सेल तक पहुंचाना, और यह ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ क्या करता है? अभिक्रिया करता है, और अभिक्रिया करके इसको तोड़ करके ऊर्जा बनाता है। अब ये बॉडी किसका बना है? शरीर किसका बना है? अब आप जानते हैं कि ब्लड जो होता है वो प्रायः 2 तरह का होता है, एक शुद्ध और दूसरा, समझते जाइएगा, शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त में क्या होगा? अशुद्ध रक्त में कार्बन डाई। अब ये आदमी का फेफड़ा है, क्या है? यानी फेफड़ा, हृदय। फेफड़ा अलग होता है, हृदय अलग होता है। हृदय से ब्लड सेल में आता है, कहां? तो ये भैया हृदय है, ऑनलाइन वाला भी ध्यान से देखना। ये हृदय से, ये आदमी के हृदय से ब्लड आ रहा है, और ये ब्लड कहां चला गया? सेल में। तो ब्लड अपने साथ क्या लेके जा रहा है? ठीक है। अब ये है माइटोकॉन्ड्रिया। लगता है रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ाए थे आपको, नहीं, लेकिन समझ लीजिए आप लोग। सारा ब्लड में क्या मौजूद है? यानी हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को क्या करता है? ले जाता है। अगर हीमोग्लोबिन नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन का परिवहन, तो ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? हीमोग्लोबिन किसके अंदर है? हीमोग्लोबिन कम, मतलब इसका परिवहन होगा। यानी ऑक्सीजन का परिवहन किससे होता है? हीमोग्लोबिन से। किससे? हीमोग्लोबिन से।
अब अगर हीमोग्लोबिन कम होगा तो ऑक्सीजन का परिवहन नहीं होगा। अगर ये ठीक है तो ये भी ठीक है। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है। अब हृदय से ब्लड जो है ऑक्सीजन को कहां पहुंचा देता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां? तो ऑक्सीजन कहां पहुंचा? माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंच गया। पहुंचाया कौन? ब्लड में कौन? कौन? अगर ये नहीं रहता तो ये पहुंचता यहां। तो इसको पहुंचाने के लिए ज्यादा जरूरी क्या है? हीमो क्लियर। ब्लड कहां से आया है? हृदय से। कहां आया? कोशिका में। कहां? किसको लाया है? किसको? कहां लाया है? कौन लाया है? कौन? ब्लड में क्या है? कौन? हीमो। यहां लाके ब्लड छोड़ दिया इसको। किसको? ऑक्सीजन को। रुक, अब तुम्हें है छोड़ दिया। अब ये क्या है? सेल। क्या? तो सेल है तो ये बॉडी का सेल है। तो सेल के अंदर कोशिका द्रव्य होगा कि नहीं होगा? होगा। चलिए, कोशिका द्रव्य है। इस कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज के अणु घुले हैं। किसका अणु घुला है? यानी कोशिका द्रव्य में क्या घुला हुआ है? ग्लूकोज। अब ये जो ग्लूकोज है, ये मान के चलिए ग्लूकोज का अणु है। ये ग्लूकोज का अणु यहां क्या होता है पता? यहां ये ग्लूकोज का अणु का विखंडन हो जाता है। कहां? कोशिका द्रव्य में। तो कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज का अणु का जो विखंडन होता है, किसका विखंडन हुआ? ग्लूकोज के अणु का विखंडन होता है। और ये विखंडन होता है आंशिक। कैसा होता है? तो ग्लूकोज का जब विखंडन होता है तो ये विखंडन याद रखिएगा, जब विखंडन हो जाता है तो इसमें मात्र आपका 4 एटीपी ऊर्जा बनता है। कितना? 4 एटीपी ऊर्जा बनता है। तो इसमें 2 एटीपी लॉस हो जाता है। बचता कितना है? 2 एटीपी बचता है। यानी आप ये समझिए कि 4 एटीपी कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज के अणु का आंशिक विखंडन हुआ पहले, और ग्लूकोज टूट करके 4 एटीपी ऊर्जा बनाया। इसमें 2 एटीपी ऊर्जा खत्म हो गया और 2 एटीपी बचा। लेकिन ये जो विखंडन हुआ, यह विखंडन, ग्लूकोज का विखंडन कहां हुआ है? कोशिका द्रव्य में। इस ग्लूकोज का विखंडन ही क्या कहलाता है पता? ग्लूकोज का विखंडन ही कहलाता है ग्लाइकोलाइसिस। क्या कहलाता है? ग्लाइको। तो बताइए कि ग्लाइकोलाइसिस में किसका विखंडन हुआ? कहां? कितना एटीपी बचा? कितना? क्या हुआ? ग्लूकोज का आंशिक या पूर्ण? आंशिक या पूर्ण? किसका? कहां? क्या कहलाया? ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कहां संपन्न हुआ? ग्लूकोज के अणु का कोशिका द्रव्य में आंशिक विखंडन कहलाता है ग्लाइकोलाइसिस। क्या कहलाता है? तो हमको ये बताइए कि ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कहां संपन्न हुआ? इसमें कितना एटीपी ऊर्जा बना? 4। कितना बचा? कितना? 2 लॉस हो गया, बच गया 2। तो प्रश्न आएगा कि ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कहां संपन्न हुआ? कहां? इसमें ग्लूकोज का क्या हुआ?
कैसा विखंडन, कितना एटीपी, बचा कितना, कौन क्रिया में, यह क्रिया कहां हुआ, तो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कहां संपन्न होता है, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है या आंशिक, कैसा। अब कोशिकीय श्वसन में हमने अभी पढ़ाया ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन। तो ऑक्सी श्वसन जो होता है, ठीक है, इसमें दो क्रिया होता है। पहला क्रिया होता है ग्लाइकोलाइसिस। क्या होता है, इसमें ऊर्जा का निर्माण कम होता है। कितना बनता है 4 एटीपी। कितना बचा, कितना। अब जो शेष ग्लूकोज बच गया, उस सारा ग्लूकोजबा का अणु चला जाता है कहां, इस सारा ग्लूकोज के अणु जो है, ये सारा ग्लूकोज का अणु जो बच गया, उस सारा ग्लूकोज का अणु, ठीक है, C6H12O6 जो बच गया ग्लूकोज, जिसका विखंडन हो गया, जो बच गया वो बदल गया पायरुवेट के अणु में। किसमें बदल गया, पायरुवेट के अणु में ये बदल गया। तो पायरुवेट बना किससे, यानी ग्लूकोज के अणु बदल के क्या बन गया, और यह सारा पायरुवेट का अणु चला गया कहां, माइटो। तो ग्लूकोज का अणु किसमें बदला, और ये पायरुवेट कहां चला गया, माइटो। अब पायरुवेट का अणु और ऑक्सीजन ये दोनों आपस में मिल गया। ये दोनों आपस में क्या हो गया, अब मिल जाने के बाद यहां ध्यान रखिएगा, मिला कौन है, मिला है पायरुवेट का अणु और ऑक्सीजन। दोनों मिल करके, आप यहां मैं लिख रहा हूं, माइटोकॉन्ड्रिया में कौन कौन मिला है, पायरुवेट और ऑक्सीजन दोनों मिल गया। अब मिल जाने के बाद प्रचुर मात्रा में बनाया क्या, ऊर्जा, एनर्जी बनाया। साथ में बनाया क्या, CO2, और साथ में बनाया H2O। कितना चीज बना है, 3 चीज। यानी पायरुवेट का अणु ऑक्सीजन के साथ मिलने के बाद माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऊर्जा CO2 जल का निर्माण किया। और पायरुवेट और ऑक्सीजन जब मिला, तो जब मिला और ये चीज बना, यह क्रिया क्या कहलाया, क्रेब्स चक्र कहलाया। यानी पायरुवेट और ऑक्सीजन आपस में मिल करके ऊर्जा CO2 जल बनाया, और यह क्रिया क्या कहलाया, तो क्रेब्स चक्र की क्रिया कहां हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट के अणु और ऑक्सीजन आपस में मिलकर प्रचुर मात्रा में बनाया ऊर्जा CO2 जल। अब यहां ऊर्जा बना लगभग 36 एटीपी। कितना, तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा कितना बना, 36 एटीपी ऊर्जा बना। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो 36 एटीपी ऊर्जा बना, वह क्रिया क्या कहलाया, क्रेब्स चक्र। क्या कहलाया, तो बताइए क्रेब्स चक्र की क्रिया कहां संपन्न हुआ, तो ऑक्सी श्वसन में कितने भाग, 2, एक ग्लाइकोलाइसिस और एक क्रेब्स चक्र। ग्लाइकोलाइसिस में बना 4 एटीपी, बचा 2 एटीपी, ठीक है। और क्रेब्स चक्र क्रिया में बना टोटल कितना एटीपी, 36 एटीपी। तो जब हम दोनों को मिला देंगे, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र को जब मिला देंगे, तो 36 + 2 कितना हो जाता है, 38 एटीपी। तो पूरे कोशिकीय श्वसन में कितना एटीपी ऊर्जा बना, 38 एटीपी। लेकिन सबसे ज्यादा किसमें बना, माइटो, कितना एटीपी, 36 एटीपी। अब बताइए माइटोकॉन्ड्रिया में जो 36 एटीपी ऊर्जा बना, वो किसके किससे बना,
पायरुवेट और ऑक्सीजन। पायरुवेट का निर्माण किससे हुआ? यानी ग्लूकोज ही बदल के क्या बना? पायरुवेट का अणु। और पायरुवेट ऑक्सीजन के साथ क्या किया? अभिक्रिया किया। क्या बनाया? ऊर्जा। साथ में क्या बनाया? साथ में क्या बनाया? अब ये जो ऊर्जा है 36 एटीपी, ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाके क्या हो गया? जमा हो गया। अब शरीर से क्या गया था? यहां ऑक्सीजन। कितना प्रतिशत ऑक्सीजन? कितना? 4%। ये ऑक्सीजन कहां गया? माइटोकॉन्ड्रिया में क्या काम किया? पायरुवेट के अणु को तोड़ा। यानी कहने का मतलब कि ग्लूकोज के अणु को तोड़ा। यानी ग्लूकोज के अणु को तोड़ने के लिए ज्यादा जरूरी क्या है? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन को पहुंचाया कौन? कौन? बात को समझते जाइएगा। तो ऑक्सीजन पायरुवेट यानी ग्लूकोज को पूरा तोड़ दिया। और तोड़ के क्या बनाया? प्रचुर मात्रा में ऊर्जा, CO2 और जल। अब ऊर्जा जमा हो गया कहां? माइटो। ब्लड यहां किसको छोड़ा था? ऑक्सीजन को। किसको? यहां बना क्या है? तो जितना ऑक्सीजन वहां पहुंचा था उतना ही वहां क्या बना है? CO2। अब ब्लड क्या करेगा? ब्लड अब ऑक्सीजन को छोड़ा तो अब वहां से किसको उठाएगा? CO। अब ब्लड जो है वो CO2 को उठाएगा। तो ब्लड हो जाएगा कैसा? शुद्ध या शुद्ध? अब शरीर से जो ब्लड हार्ट के तरफ जाएगा वो कैसा ब्लड होगा? वो ब्लड होगा अशुद्ध। कैसा? तो शरीर से जब हार्ट के तरफ ब्लड जाए तो कैसा ब्लड होगा? अशुद्ध होगा। कैसा? अब यहां 4% पहुंचा था ऑक्सीजन, वही 4% जो है ऑक्सीजन नहीं कार्बन डाइऑक्साइड को अब इधर से अब जो जा रहा है वो सब क्या जा रहा है? शुद्ध रक्त या शुद्ध रक्त? तो शरीर से जब ब्लड हार्ट की तरफ जाए तो वो कैसा ब्लड होगा? अशुद्ध ब्लड होगा। यानी उसमें क्या घुला होगा? उसमें CO2 घुला होगा। लेकिन जब हृदय से शरीर की तरफ ब्लड जाए तो हमेशा शुद्ध रक्त, अर्थात शरीर के तरफ से जाने वाला ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड घुला होगा। और सही उल्टा हो गया। हाँ, शरीर के तरफ से जाने वाला जो ब्लड हार्ट की तरफ होगा वो कैसा होगा? अशुद्ध होगा। और जो हृदय से शरीर की तरफ ब्लड जाएगा वो हमेशा शुद्ध होगा। तो ब्लड कितने तरह का? शुद्ध और कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आया पता चल गया। बॉडी किसका बना है? सेल का। बॉडी किसका? बॉडी किसका? बॉडी किसका? किसका? सेल का। तो पूरे बॉडी में CO2 बन रहा है। पूरे शरीर के सेल से हार्ट की तरफ जाने वाला ब्लड कैसा होगा? शुद्ध या शुद्ध? अशुद्ध होगा। तो शरीर के तरफ से हमने क्या बोला था? शरीर के तरफ से जब भी त्याग होगा तो CO2 का। किसका? CO2 का। और हृदय के तरफ से जब ब्लड जाएगा तो हमेशा ऑक्सीजन लेके जाएगा। क्या लेके जाएगा? ऑक्सीजन। और ये ले जाने ले आने का काम ये करता है ब्लड। कौन करता है? और ब्लड में भी कौन? इसलिए हीमोग्लोबिन अगर कम होगा तो दोनों क्रिया प्रभावित होगा। यानी शरीर से CO2 बाहर निकालने में भी दिक्कत होगा और ऑक्सीजन का परिवहन भी शरीर में प्रभावित होगा। याद रखिएगा, अगर ऑक्सीजन शरीर में ज्यादा मात्रा में जा रहा है मतलब आपके शरीर में हीमोग्लोबिन का प्रेजेंटेशन ठीक है। याद रखिएगा, जिस व्यक्ति में, जिस महिलाओं में, जिस पुरुष में हीमोग्लोबिन का कमी होता है
उसको सुस्ती, कमजोरी, ताकत की कमी महसूस होता है। क्यों? क्योंकि पता होना चाहिए हीमोग्लोबिन अगर कम होगा तो ऑक्सीजन का सप्लाई स्लो होगा, ऑक्सीजन का सप्लाई स्लो होगा तो ग्लूकोज का विखंडन कम होगा, ग्लूकोज का विखंडन कम होगा तो ऊर्जा का भी निर्माण कम होगा। जब आपके शरीर में ऊर्जा नहीं बनेगा तो आप ऊर्जा लेस प्राणी होंगे और आपको सुस्ती, कमजोरी, थकावट जैसी समस्या होगा। जिस व्यक्ति के शरीर में प्रचुर मात्रा में ऊर्जा बनेगा वो व्यक्ति कभी भी कमजोर फील नहीं कर सकता है, वो व्यक्ति कभी भी शरीर को सोने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि जब ऊर्जा आपके शरीर में बनेगा तो आप हमेशा तरोताजगी महसूस करेंगे, आप हमेशा, आपका शरीर जो है वो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करेगा। ऊर्जा कम होने के कारण ही आप हमेशा क्या होते हैं, अपने आप को वीकनेस, कमजोर, सुस्त महसूस करते हैं। इसमें जरूरी क्या है? इसमें जरूरी था ग्लूकोज का भी होना, हीमोग्लोबिन का भी होना, समझ रहे हैं, और साथ साथ आपका ऑक्सीजन का भी होना। ठीक है, तो शुद्ध और अशुद्ध कैसे हुआ पता चला आपको? तो ऊर्जा क्रेब्स चक्र में ज्यादा बना कि ग्लाइकोलाइसिस में? किसमें? अब हमें आप ये बताइए कि ग्लाइकोलाइसिस क्रिया कहां संपन्न हुआ? कोशिका क्रेब्स चक्र की क्रिया, ऊर्जा ज्यादा क्रेब्स चक्र में बना कि ग्लाइकोलाइसिस में? किसमें? किसमें? इसमें कितना एटीपी बना? 36। कितना? ग्लाइकोलाइसिस में? तो हमें आप ये बताइए कि जो हम आपको भी बता रहे थे कि श्वसन की क्रिया दो तरह का, एक ऑक्सी श्वसन और दूसरा अनऑक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन में दो भाग, एक ग्लाइकोलाइसिस और एक क्रेब्स चक्र, एक ग्लाइकोलाइसिस और एक क्रेब्स चक्र। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखना है आपको कि ग्लाइकोलाइसिस क्रिया में ऊर्जा कम बना, क्रेब्स चक्र में ऊर्जा ज्यादा बना। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न हुआ, क्रेब्स चक्र की क्रिया जो है, ठीक है, क्रेब्स चक्र की क्रिया ये माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न हुआ। तो आपसे प्रश्न क्या पूछेगा, बताइए क्रेब्स चक्र की क्रिया कहां संपन्न हुआ? माइटो कहा? ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कोशिका, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कोशिका, ऊर्जा किसमें ज्यादा बना पता चल गया। अब प्रश्न देगा कि ऊर्जा बनने के लिए ज्यादा जरूरी तीन चीज का है, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, यानी ऊर्जा बनने में तीन चीजों का बहुत बड़ा रोल होता है। किसका किसका? ग्लूकोज, ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सीजन में कितने भाग? ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स चक्र। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन हुआ या आंशिक? पूर्ण विखंडन किसमें हुआ? क्रेब्स चक्र में। ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन किस चक्र में? अरे भैया, जब लकड़ी बढ़िया से जलेगा तभी ना खाना अच्छा से बनेगा। लकड़ी धड़क सुलग ये नहीं रहा है, हल्का हल्का लहक रहा है। पूर्ण दहन का मतलब जो पूर्ण रूप से जल करके प्रचुर मात्रा में ऊष्मा दे। तो जब ग्लूकोज पूरी तरह से टूटेगा तभी प्रचुर मात्रा में ऊर्जा बनेगा। और ये घटना होता है क्रेब्स चक्र में। किसमें? यानी आप याद रखिएगा, जब लकड़ी पूरा जल जाए तो समझिए कि आपका लाश भी जल गया। लाश को जब जलाया जाता है तो लकड़ी पूरा जला। अगर लकड़ी प्रचुर मात्रा में है
लकड़ी पूरा दहन हो रहा है, लकड़ी का पूरा उष्मा निकल रहा है, तो लाश भी जलेगा। लेकिन लकड़ी का दहन कम हो रहा है तो लाश भी नहीं जलेगा। जिस कार्य के लिए आप वहां बैठे हैं वो कार्य संपन्न सही तरीके से नहीं होगा। अर्थात लकड़ी का पूर्ण दहन नहीं होता है। लकड़ी का जो मोटा लकड़ी होता है उसका आंशिक दहन होता है, और जो पतला पतला लकड़ी होता है उसका भी आंशिक, कई का पूर्ण भी होता है, लेकिन प्रायः लकड़ी का पूर्ण दहन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि लकड़ी जब जलाते हैं तो लकड़ी जलने के बाद भी कोयला बनता है, और कोयला को फिर जलाते हैं, फिर भी उसमें दहन होता है। दहन का मतलब, पूर्ण दहन का मतलब जब वो प्रचुर मात्रा में ऊष्मा दे दे और उसका अवशेष ना बचे, पूर्ण दहन। जैसे नेबारी जलाते हैं, धान का पुआल आग मार देते हैं, पूर्ण दहन। ठीक है, जल गया फिर आग लगाइए, लगेगा? नहीं लगेगा। रबी फसल लगा हुआ है, आग लग गया, पूर्ण दहन, जल गया, स्वाहा, फिर आग लगाइए, लगेगा? नहीं, पूर्ण दहन। एक बार लगा, आप याद रखिएगा, पुआल में अगर माचिस मारे इतना जोर धधकेगा 2 मिनट तक, इतने उष्मा दे देगा, 2 मिनट तक इतना उष्मा दे देगा, इतना लाइट दे देगा कि आप सोच नहीं सकते हैं। लेकिन कितना मिनट? पूर्ण दहन। बात समझ गए? उसी तरह से ग्लूकोज का पूर्ण दहन कहां हुआ? क्रेब्स चक्र की क्रिया में। और यह क्रिया कहां संपन्न हुआ? माइटोकॉन्ड्रिया। कहां? माइटो। तो बताइए क्रेब्स चक्र की क्रिया कहां संपन्न हुआ? माइटो। अभी समझ में आया कि नहीं? आ गया? नहीं समझने वाला आदमी बोलेगा। ऑनलाइन वाला लड़का समझ में आया तो बोलेगा, एस लिखेगा, ना समझ में आए नो लिख दे। ऑनलाइन में जितने भी लड़के सोए हैं वो जाग जाएं और जल्दी से जवाब दें कि उनको इस बात समझ में आया या नहीं आया। नहीं आया तो फिर मैं आपको समझाने जा रहा हूं। ठीक है, जल्दी से आप लोग एस या नो लिखिए। ऑनलाइन वाला लड़का जल्दी से फटाफट तेजी से कमेंट करेगा। ऑनलाइन जल्दी से कमेंट करेगा और ईमानदारी से कमेंट करेगा। गलत नहीं करेगा कि ना समझ आए तो भी एस लिख दे, तो आपका पूरा विद्यानाश हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा आपने किया कि नहीं समझ आए और फिर भी बोल दिया तो विद्या बचेगा नहीं। ये मेरा श्राप है और मेरा श्राप से कोई बच नहीं सकता है। समझ में आ रहा है? क्योंकि मैं आपका इतना रिस्क ले रहा हूं, इतनी गारंटी ले रहा हूं। बात समझ में आ रहा है? ध्यान रखना है आपको पूरा डिटेल से। ठीक है, पहले यहां पर एक बार फिर से सुन लेंगे। ऑनलाइन वाला लड़का पहले लिख दे, उसके बाद एक के लड़का लिख रहा है 10 बार। ठीक है, हाँ। अब देखिए यहां एक बार पूरा लड़का देखे, फिर से एक बार समझिए। ये सेल है, सेल में 2 क्रिया होता है। ग्लूकोज का विखंडन 2 तरीके से होता है। एक विखंडन होता है कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है। तो ग्लूकोज का जब आंशिक विखंडन हो तो उसे कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस, और जब ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन हो तो उसे कहते हैं क्रेब्स चक्र। अब हम पहले इसको सबको मिटा देते हैं और फिर से एक बार बस देख लीजिए। ये सेल है,
अब बात समझिए, दो क्रिया है, क्रिया दो है, एक है ग्लाइकोलाइसिस, 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 और एक क्रिया है क्रेब्स चक्र। देखिए क्रेब्स चक्र, बात हो रहा है ऊर्जा का, ठीक है। ऊर्जा बनने के लिए आपको पता होना चाहिए, बॉडी में ऊर्जा बनता है, आपको ताकत मिलता है, तो ऊर्जा के लिए तीन चीज का जरूरत है। सबसे पहले ग्लूकोज, उसके बाद ऑक्सीजन, और साथ में हीमोग्लोबिन, साथ में अब देखिए साहब, हीमोग्लोबिन। अगर ऊर्जा आपको कम मिल रहा है, बॉडी को ताकत कम मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं ग्लूकोज का कमी हो सकता है, ऑक्सीजन का कमी हो सकता है, हीमोग्लोबिन का कमी हो सकता है। अगर ये तीनों ठीक है तो आपके शरीर को ऊर्जा प्रचुर मात्रा में मिलेगा, इतना पहले समझ लीजिए। अब ये सेल है, सेल के अंदर होता है पावर हाउस, जिसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। अब आप ये समझिए, ठीक है, आप ये समझिए कि ये सेल है, और सेल के अंदर है कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य है, बात को समझिएगा। अब ये कोशिका द्रव्य है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। घटना है दो, एक है ग्लाइकोलाइसिस, एक है क्रेब्स चक्र। साहब ये ऑनलाइन वाले लड़के ध्यान देखिएगा, कोशिका द्रव्य, कोशिका के अंदर कोई द्रव्य चीज है, उस द्रव्य में ग्लूकोज का अणु है। क्या है? ग्लूकोज का अणु, C6H12O6। देखिए अगर ये ग्लूकोज का अणु का कोशिका द्रव्य के अंदर आंशिक विखंडन होता है, कैसा विखंडन? आंशिक विखंडन होता है। जब इस ग्लूकोज के अणु का आंशिक विखंडन, बात समझिएगा, कैसा विखंडन? आंशिक विखंडन। आंशिक विखंडन का मतलब आधा अधूरा, आधा अधूरा ये टूटता है ग्लूकोज का अणु, और टूट करके कितना एटीपी, जब आंशिक विखंडन होता है तो टूट करके 4 एटीपी ऊर्जा बनता है। कितना एटीपी? 4 एटीपी बनता है। तो 4 एटीपी में जो है 2 एटीपी ऊर्जा क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो बचता कितना है? 2 एटीपी बचता है। तो कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज के अणु का आंशिक विखंडन हुआ, और आंशिक विखंडन में कितना एटीपी बना? 4 एटीपी। बचा कितना? 2 एटीपी। 2 एटीपी लॉस हो गया, नेचुरल थिंग्स, ठीक है, बचा 2 एटीपी। अब जब ये 2 एटीपी बचा, ठीक है, ये समझिए, तो इस ग्लूकोज का आंशिक विखंडन कहां हुआ? और ये कोशिका द्रव्य में हुआ। यह घटना ही क्या कहलाता है? ग्लाइकोलाइसिस। यानी ग्लूकोज के अणु का आंशिक विखंडन कोशिका द्रव्य में हुआ, यह घटना कहलाया ग्लाइकोलाइसिस। कितना एटीपी बना? बचा कितना? तो ग्लाइकोलाइसिस क्रिया में कितना ऊर्जा बना? 4 एटीपी। 4 बना कितना? बचा कितना? ग्लूकोज का कैसा विखंडन हुआ? कहां हुआ? कोशिका। यह घटना क्या कहलाया? तो बताइए कि ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कहां संपन्न हुआ? कोशिका द्रव्य में। ऊर्जा इसमें कितना बना? 4। बचा कितना? 2। तो ग्लाइकोलाइसिस क्रिया संपन्न। अब जो ग्लूकोज का विखंडन हुआ वो हुआ, जो शेष बच गया उस सारा ग्लूकोज चला गया कहां? माइटो। तो जो ग्लूकोज बच गया, यानी जितना टूटना था कोशिका द्रव्य में टूट गया,
जो शेष बच गया वो सारा चला गया कहां? माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में कौन पहुंचा हुआ था? ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज का अणु C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों मिल गया कहां? माइटोकॉन्ड्रिया में। और दोनों मिल करके इसका पूर्ण विखंडन हुआ, और इस पूर्ण विखंडन को ही क्या कहते हैं? क्रेब्स चक्र। तो ग्लूकोज के अणु और ऑक्सीजन का पूर्ण विखंडन कहां हो रहा है? और जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन का पूर्ण विखंडन हुआ तो इसमें बना 36 एटीपी ऊर्जा बना, और साथ में क्या बना? CO2 बना, और साथ में बना H2O जल बना। अब ऊर्जा बना कितना? किससे बना? कौन साथ में था? कैसा विखंडन हुआ? कहां हुआ? किसके साथ हुआ? कौन किया? क्या किया? क्या बनाया? कहां बनाया? ये घटना ही पूर्ण विखंडन का घटना ही कहलाता है। ये पूर्ण विखंडन का घटना ही कहलाता है क्रेब्स चक्र। तो क्रेब्स चक्र की क्रिया कहां संपन्न हुआ? यानी ग्लूकोज के अणु का ऑक्सीजन के साथ मिलकर पूर्ण विखंडन की क्रिया ही कहलाता है क्रेब्स चक्र। और यह क्रिया कहां संपन्न हुआ? ऊर्जा कितना बना? 36। तो ऊर्जा सबसे ज्यादा क्रेब्स चक्र में बना है कि ग्लाइकोलाइसिस में? किसमें? क्रेब्स चक्र में बना। तो आपसे पूछा जाएगा कि कोशिकीय श्वसन के कितने भाग? एक ग्लाइकोलाइसिस और एक क्रेब्स चक्र। एक में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीडेशन हुआ और एक में आंशिक, लेकिन दोनों में हुआ। एक में ऊर्जा ज्यादा बना, एक में कम बना। एक को ग्लाइकोलाइसिस कहा, एक को क्रेब्स चक्र कहा। एक को ग्लाइकोलाइसिस कहा, एक को क्रेब्स चक्र कहा। समझ में आया? पूरा कहानी समझ में आ गया? देखिए साहब, ये मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। जनरली होता क्या है ना, जनरली आपको ऐसे ही किताब में रहेगा, ऐसे ही। अभी पूरा जब तक कहानी आप नहीं समझिएगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। समझ रहे हैं? यानी एक छोटा सा टॉपिक को समझाने में अगर थोड़ा सा भी आपको इधर उधर होगा बात तो आपको पूरा समझ में नहीं आएगा। समझ रहे हैं? इसलिए इसको याद रखना है। साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म का मतलब होता है कोशिका द्रव्य। आपका शरीर कोशिका का बना है, तो उस कोशिका के अंदर ही क्या होता है? कोशिका द्रव्य होता है, यानी पानी होता है, और उसी पानी में ग्लूकोज घुला होता है। बस इतना ही समझ में आना। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्लास आगे।